गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग जीरण की बात करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाले जो दूसरे वर्ब होते हैं वो अपने साथ जीरण फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं। जीरण जो होते हैं वो एक सेंटेंस में मूल रूप से नाउन का काम करते हैं। देखिए इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। पहले हम लोग उस वेरिएशंस को देखते हैं जो वर्ब के साथ होते हैं। जैसे कि आप समझते हैं एक शब्द है इन्फिनिटिव। पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को समझा जाए, ठीक है। तो इन्फिनिटिव में क्या होता है कि 2+V1 होता है और एक शब्द होता है जीरण। जीरण में क्या होता है ना, वर्ब का चौथा रूप होता है, मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है। पहले आप ऐसे समझे, ठीक है ना। तो जो 2+V1 है ये इन्फिनिटिव होता है और जो वर्ब के साथ आईएनजी जो लगा होता है वो जीरण होता है। कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद यदि कोई वर्ब अगर आता है, यदि इस वर्ब के बाद यदि वर्ब आया तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो जो होता है इन्फिनिटिव का वो रूप लेता है। वो जो वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव रूप में होता है, इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। और कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं, ठीक है, जिसके बाद आने वाला जो दूसरा वर्ब होगा वो जीरण फॉर्म में होता है, ठीक है ना। मतलब हम उसके साथ आईएनजी लगा के चलते हैं। देखिए एक ही अर्थ के दो वर्ब होंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों के साथ एक ही नियम होंगे। जैसे कि अगर हम एक बात करते उम्मीद करना, चलिए उम्मीद करना, ठीक है ना, आशा करना। तो उम्मीद करना के लिए हमारे पास दो तरह के वर्ड है ना, पॉपुलर दो तरह के वर्ड है। एक एक्सपेक्ट है, ठीक है, और एक एंटिसिपेट है। अगर आप किसी चीज को एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं, और आप एंटिसिपेट करते हैं तो भी आप उम्मीद करते हैं। देखिए दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है। पहले इस बेसिक पहले चीजों को समझा जाए, इसके बाद हम लोग अपने पॉइंट पर आएंगे। तो देखिए एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट दोनों का हिंदी एक ही है, उम्मीद करना। लेकिन दोनों के साथ जो ग्रामर के नियम है ना वो अलग अलग है। हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है। जो अर्थ एक्सपेक्ट का है वही अर्थ एंटिसिपेट का है, ओके। लेकिन इनके साथ कुछ नियम अलग हैं। अगर एक्सपेक्ट के साथ क्या रूल है कि अगर एक्सपेक्ट के बाद यदि हम कोई वर्ब का यूज करते हैं तो वो वर्ब जो होगा वो 2+V1 रूप में होगा, ठीक है ना। एक्सपेक्ट के बाद जो वर्ब होगा वो 2+V1 रूप में होगा। जबकि एंटीसिपेट के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो V4 में आएगा। जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। अब हमें ये देखना है कि हम यूज किसका कर रहे हैं। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, वी एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, टू विन, अथवा विनिंग द मैच, अथवा विनिंग द मैच। चलिए अब दोनों में से क्या ठीक है। हम लोगों ने मैच जीतने का आशा किया, हम लोगों ने मैच जीतने का आशा किया। अब एक्सपेक्ट का ग्रामर क्या कहता है कि एक्सपेक्ट के साथ आने वाले जो दूसरे वर्ब होंगे, ठीक है ना, वो इन्फिनिटिव रूप में रहेंगे। जैसा कि यहां बताया गया है, एक्सपेक्ट के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो इन्फिनिटिव रूप में रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा ये जो भाग है वो रॉन्ग भाग है, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे वी एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, हम लोगों ने आशा जताया कि हम लोग मैच जीतेंगे। चलिए आप इस सेंटेंस को देखिए। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम एंटीसिपेट से बनाते हैं, हम कैसे लिखेंगे, वी एंटीसिपेटेड, वी एंटीसिपेटेड, ठीक है ना, विनिंग द मैच, वी एंटीसिपेटेड विनिंग द मैच, ठीक है ना। हम लोगों ने मैच जीतने का आशा किया। यानी कि एंटीसिपेट एक वर्ब है। थोड़ा देखिए इसके साथ ग्रामर क्या कहता है कि एंटीसिपेट के बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये जानना है कि कौन से वर्ब अपने साथ क्या लेते हैं। कुछ वर्ब जो है इन्फिनिटिव लेते हैं, कुछ वर्ब जो है अपने साथ V4 लेते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वैसे वर्ब्स की बात करेंगे जो कि अपने साथ 2+V1 न लेकर के V4 लेंगे। मतलब ये जो अब हम लोग वर्ब चार्ट देखने जाएंगे, ये जो वर्ब्स होंगे अपने साथ ये V4 लेने वाले वर्ब्स होंगे, अपने साथ ये इन्फिनिटिव रूप नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, हम लोग ऐसे वर्ब्स को देखेंगे। एंटीसिपेट की तरह कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं जिसके बाद आने वाले जो दूसरे वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। इसी प्रकार कुछ और भी वर्ब हैं जिसके बाद आने वाले दूसरे वर्ब 2+V1 रूप में रहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग बाद की वीडियो में करेंगे। तो आज का इस वीडियो सेशन का संबंध किससे है, तो वर्ब प्लस हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब प्लस जीरण, ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक होगा स्टडी का वो होगा वर्ब प्लस जीरण। अब कुछ इस प्रकार के वर्ब होंगे जिसके बाद आने वाले जो दूसरे वर्ब होंगे अपने साथ वो V4 लेंगे। देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं।
चलिए हम लोग इस तरह के वर्ब को देखते हैं, जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो अपने साथ जीरण लेंगे। तो कौन कौन से भाई ऐसे वर्ब हैं? चलिए पहले इन वर्ब्स को देखा जाए। ये वर्ब्स कौन कौन से वर्ब्स हैं, ये क्या कह रहे हैं? देखिए ये पॉपुलर वर्ब्स हैं, ऐसे वर्ब्स की संख्या की कमी नहीं है, लेकिन ये वैसे वर्ब्स है जिसका संबंध हमारे एग्जामिनेशन से है, ठीक है ना। ये वर्ब्स आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। इनके साथ आने वाले जो अगर वर्ब होंगे, अगर नाउन है तो कोई बात नहीं, यदि इनके बाद नाउन है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके बाद यदि कोई वर्ब आ जाए तो वो जो वर्ब होगा वो टू प्लस इन्फिनिटिव के बजाय वी प्लस आईएनजी के साथ आएगा। चलिए देखते हैं अवॉइड का अर्थ क्या होता है, पहले सबका अर्थ क्लियर कर लेते हैं। अवॉइड का अर्थ होता है बचना, ठीक है ना, दूर रहना। एप्रिसिएट सराहना, पसंद करना, सराहना अथवा पसंद करना। चलिए सबका अर्थ देखा जाए, एडमिट स्वीकार करना। चलिए एंटीसिपेट अभी बात किए हैं, उम्मीद करना। चलिए बस्ट आउट मतलब शुरू हो जाना, तो क्या शुरू हो जाना, रोना या हंसना। शुरू होना, लेकिन क्या शुरू होना, रोना या हंसने के सेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना, जब आप रोना शुरू कर देते हैं अथवा हंसना शुरू कर देते हैं। कंसीडर और कंटेम्पलेट दोनों का अर्थ होता है विचार करना। चलिए तो ये जो वर्ब्स हैं, इसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो जो होगा वो जीरण रूप में होगा। चलिए डिले, देर करना। चलिए डिनाई, इनकार करना। डिटेस्ट, नफरत करना। डिसलाइक का भी अर्थ होता है नफरत करना। स्केप, बच के निकलना। अगर आप कहीं से स्केप करते तो बच के निकल जाते हैं। चलिए फील लाइक और फैंसी दोनों का अर्थ होता है मन करना, जी करना, ठीक है ना। फील लाइक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। मन करना, इसको सिंपल भाषा में समझिए, मन करना। और इसका फैंसी का भी अर्थ होता है मन करना, इच्छा करना। थोड़ा शब्दों का केवल हेर फेर है। चलिए कांट हेल्प का मतलब होता है कि किसी चीज को किए बगैर नहीं रह पाना। अगर कांट हेल्प इसमें टॉप क्लास का वर्ड है। अगर इतने जितने भी आपको वर्ब्स दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे जो अगर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बात करें तो वो कांट हेल्प है। कांट हेल्प के साथ हमेशा सवाल आपको मिलेगा। कांट हेल्प के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो कांट हेल्प का मतलब होता है कि किसी चीज को जरूर करना, उसको किए बगैर नहीं रह पाना, ठीक है ना। किसी चीज को किए बगैर नहीं रह पाना, इसका थोड़ा बड़ा हिंदी है, मतलब आप उसको जरूर करेंगे, उसके बगैर आप रह नहीं पाएंगे, ठीक है ना। किसी चीज को किए बगैर नहीं रह पाना, ये कांट हेल्प का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। इनविसेज और इमेजिन दोनों का अर्थ होता है कल्पना करना, दोनों का अर्थ होता है कल्पना करना। चलिए इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना, शामिल करना, आप ऐसे समझिए यहां पर इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना है, ठीक है ना। और इसी के बराबर है नेसेसिएट, जरूरी बना देना। चलिए फिनिश का मतलब होता है अंत करना, खत्म करना। चलिए फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, छोड़ देना। यहाँ पर छोड़ देना सेंस है, ठीक है ना। गिव अप का भी मतलब छोड़ देना,
चलिए, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कीप केवल ऑन को ब्रैकेट में रखा गया है क्योंकि ऑन का इस्तेमाल हम इच्छा के ऊपर है। अगर मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर कोई चीज इंग्लिश में ब्रैकेट में हो तो ये समझा जाना चाहिए कि हम इसे यूज कर सकते हैं अथवा हम छोड़ सकते हैं, कोई जबरन वाली बात नहीं है। तो चलिए, कीप का मतलब होता है जारी रखना, कोई चीज को जारी रखते तो आप कीप करते हैं। चलिए आगे आते हैं, लीव ऑफ का मतलब होता है बंद कर देना, स्टॉप, रोक देना, बंद करना, आइएगा। और मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, और मेंशन का अर्थ होता है जिक्र करना। तो ये वर्ब्स क्या हैं? ये वर्ब्स वैसे वर्ब्स हैं जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो भी फोर में होंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अवॉइड, एप्रिसिएट, एडमिट, एंटिसिपेट, बस्ट आउट, कंसीडर, कंटेम्पलेट। आप ये जो भी देख रहे हैं इसके बाद जो वर्ब्स आएंगे वो अपने साथ वो भी फोर रूप में लेकर आएंगे। चलिए कुछ और वर्ब्स को देखा जाए, इसके बाद भी कुछ और वर्ब्स हैं जिसके साथ हम वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये वर्ब्स के बारे में हम क्या देखना चाहते हैं? हम यही देखना चाहते हैं कि इसके बाद आने वाले वर्ब किस तरह से रहेंगे। तो ये वर्ब्स क्या कह रहे हैं कि इनके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो जीरण रूप में रहेंगे, मतलब अपने साथ आईएनजी लेकर के आएंगे। चलिए थोड़ा सा इनका हिंदी देख लिया जाए। मेंशन का अर्थ होता है, मेंशन वहां हो चुका है अतः दोबारा देने की लिए कोई जरूरत नहीं है। चलिए मेंशन को यहाँ हटा दिया गया है क्योंकि मेंशन का वहां चर्चा हो गया है। माइंड का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है ना। लेकिन इसका यूज पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब होता है बुरा मानना। अब क्या बुरा मानना वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा सेंटेंस का इंतजार कीजिए तो इसका यूज हम आपको समझा देंगे। थोड़ा सा सेंटेंस तक का आप इंतजार कीजिए। मिस का मतलब होता है चुक जाना, कोई चीज को मिस करते तो चुक जाते हैं। चलिए, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। चलिए, पोस्टपोन का अर्थ होता है स्थगित करना, अगर आप किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं, स्थगित करते हैं। रिसेंट का मतलब होता है क्रोध जताना, क्रोध व्यक्त करना। देखिए, जो हाल का होता है जैसे रिसेंट फोटो, हम लोग फॉर्म में क्या चिपकाते हैं? रिसेंट फोटो। तो वो ये रिसेंट होता है। आधुनिक नवीन कहना है तो ये, ठीक है ना। और ये अलग चीज है, ये तो एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। थोड़ा ध्यान दिया जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो अगर आप किसी चीज पर रिसेंट करते हैं, आप क्रोध जताते हैं। कांट स्टैंड का मतलब होता है नफरत करना, इसको सिंपल भाषा में समझिए, नफरत करना। और सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, सुझाव देना, सलाह देना, ठीक है ना। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि अब ये वर्ब कैसे अपने साथ आने वाले वर्ब को जीर्ण रूप में लेंगे। चलिए सेंटेंस के थ्रू इनको समझा जाए। इसमें कुछ वर्ब्स बहुत बेहतरीन वर्ब्स हैं, ठीक है ना। हम देखेंगे कि कैसे ये वर्ब्स के बाद आने वाले दूसरे वर्ब जीर्ण रूप में रहते हैं। चलिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आप बहुत बेनिफिटेड होंगे।
चलिए देखा जाए ये वाक्य है और इनको हम कैसे बनाते हैं, इनके साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ब के साथ क्या नियम है। चलिए कर है कि हम लोग एक मजाक पर हंस पड़े, ठीक है। चलिए तो मतलब हंसना शुरू कर दिए और यहाँ शुरू करने के लिए वर्ड है बस्ट आउट। चलिए तो ये वाक्य पास्ट टेंस में है, कैसे बनेगा वी चलिए तो बस्ट आउट, और बस्ट आउट के बाद क्या बताया गया है देखिए, पहले ग्रामर के भागों को देखिए, ठीक है ना। बस्ट आउट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी फॉर में होगा। अब एग्जामिनेशन का यही सवाल इसी तरह से होता है कि यहाँ टू लाफ होना चाहिए, यहाँ टू लाफ होना चाहिए अथवा लाफिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हम ये देख रहे हैं इस चार्ट से हम लोगों ने ये सीखा है कि बस्ट आउट के बाद, ठीक है ना, आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 में होगा, मतलब वहां पर 2+V1 का यूज जो होगा वो गलत होगा। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, वी बस्ट आउट लाफिंग एट ए जोक, ठीक है ना, हम लोग एक मजाक पर हंस पड़े। चलिए नेक्स्ट हमारा वाक्य है, उसने नौकरी छोड़ने पर विचार किया। विचार करने के लिए इसमें दो वर्ब दिए गए हैं, कंसीडर और कंटेम्पलेट, हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। चलिए तो उसने नौकरी छोड़ने पर विचार किया, इसको हम लोग लेके चलते हैं तो ही, चलिए ही कंसीडर्ड, ही कंसीडर्ड। अब देखिए यहां पर अगर हमको छोड़ने के लिए अगर हम क्विट लिखते हैं, ठीक है ना, क्विट मतलब छोड़ देना, अगर हम क्विट लिखते हैं तो उसके किस रूप का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके V4 का रूप इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ही कंसीडर्ड क्विटिंग द जॉब, है ना, टू क्विट नहीं होगा। अगर यहाँ पर टू क्विट लिखते हैं तो वो चीज जो होगा वो रॉन्ग होगा, टू क्विट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको क्या बताया गया कि कंसीडर एक वर्ब होगा जिसके बाद आने वाला जो दूसरा वर्ब होगा ना वो V4 रूप में होगा। चलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया, इनकार करने के लिए हम यहाँ पर डिनाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके चलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया, ही डिनाइड, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ही डिनाइड टू हेल्प, ये पूरी तरह से ये 100% गलत है, पहले आप ऐसे समझिए। डिनाई एक वर्ब है जिसके बाद आने वाला जो दूसरा वर्ब होगा वो आईएनजी रूप में होगा, नहीं तो हमारा वाक्य कैसे बनेगा, डिनाइड के बाद आने वाला वर्ब V4 होना चाहिए, तो हेल्प को किस रूप में लिखेंगे, हेल्पिंग रूप में। चलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया, ही डिनाइड हेल्पिंग। चलिए और बात को अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर मी जोड़ देते हैं अपने तरफ से, उसने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया, हालांकि हिंदी में वैसा नहीं है। चलिए हम लोगों ने एक किताब पढ़ने का, हम लोगों ने एक यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक छूट गया है, मैंने यहाँ एक लिख दिया, हम लोगों ने किताब पढ़ने का आनंद लिया। देखिए इस चार्ट में इंजॉय नहीं डाला गया था, वो छूट गया था, आप उसमें इंजॉय ना ऐड कर लीजिएगा। जो चार्ट अभी जो हुआ है, अब इंजॉय के क्या ग्रामर है, इंजॉय का मतलब आनंद लेना, इंजॉय का ग्रामर क्या है कि इंजॉय के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 होगा, ठीक है ना। आप उस चार्ट में ना उसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए हम लोगों ने किताब पढ़ने का आनंद उठाया, चलिए तो हम लोग वी, चलिए पास्ट टेंस से इंजॉयड पढ़ना है, टू रीड की रीडिंग, अब हमें ये देखना है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर टू रीड लिखा जाए कि यहाँ पर रीडिंग लिखा जाए, यहाँ पर क्या बेहतर होगा। तो बस अभी हम लोगों ने यही सीखा है कि इंजॉय एक वर्ब होगा जिसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो V4 रूप में होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वी इंजॉयड टू रीड गलत होगा, वी इंजॉयड रीडिंग द बुक, या चलिए रीडिंग ए बुक या रीडिंग द बुक, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, उसने कार मरम्मत करना छोड़ दिया, पहले कार मरम्मत करने का काम करता था, अब उसने कार मरम्मत करना छोड़ दिया, बंद कर दिया है। चलिए इसके लिए हम लोग लीव ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, लीव ऑफ का मतलब स्टॉप। तो चलिए उसने कार मरम्मत करना छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, अब वो कार मरम्मत नहीं करता है, तो कैसे लिखा जाएगा, ही, चलिए छोड़ दिया, ही लेफ्ट, पास्ट टेंस में जाएगा, ही लेफ्ट ऑफ। चलिए अब मरम्मत करने के लिए रिपेयर, चलिए या मेंड, तो चलिए मेंड का इस्तेमाल करते, मेंड मतलब मरम्मत करना, मेंडिंग कार्स, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है ना। ही लेफ्ट ऑफ मेंडिंग कार्स, उसने कार मरम्मत करना बंद कर दिया। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाला जो दूसरा वर्ब होगा वो V4 होगा। कॉमन एरर कैसे पूछता है, इनके साथ दे देगा वी बस्ट आउट टू लाफ एट ए जोक, ये तो गलत है, हमें ये याद रखना होगा कि बस्ट आउट एक वर्ब है, ठीक है ना, जिसके बाद आने वाला दूसरा वर्ब होगा वो V4 में होगा। ही कंसीडर्ड क्विटिंग द जॉब, अब यहाँ पर टू क्विट का अगर इस्तेमाल करता है तो वो गलत होगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से,
बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आपको आगे वर्ब को समझने में काफी मदद करेगा। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे V4 ले लिया, ये कैसे 2+V1 ले लिया, तो इसका ग्रामर है, ठीक है ना, उस चीज का ग्रामर है। आपको ग्रामर जानना होगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड के बाद आने वाला वर्ब इंफिनिटिव है या इसके बाद जिरंड है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कुछ और वाक्यों को देखा जाए। देखिए कांट हेल्प का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसमें 2-3 वर्ड के हमें यूज आपको समझाना है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक वर्ड है कांट हेल्प। पहले कांट हेल्प के पहले यूज को समझा जाए। कांट हेल्प के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या कहता है, वो V4 होगा, ठीक है ना। कांट हेल्प का मतलब होता है कि आप उस काम को किए बगैर रह नहीं सकते। ओके, चलिए अब आप इस पर देखिए, वाक्य को देखिए। चलिए एक वाक्य है कि वह मुझे तंग किए बगैर रह नहीं सकता है। कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वह मुझे तंग किए बगैर रह नहीं सकता, यानी कि वो जरूर और जरूर मुझे तंग करता है, हमें इसे बनाना है। चलिए कैसे लिखेंगे, ही कांट हेल्प, ये तो किसी चीज को किए बगैर नहीं रह सकना, इस इतना के लिए वर्ड क्या हो गया, कांट हेल्प, ठीक है ना, ही कांट हेल्प। चलिए अब तंग करने के लिए हम वर्ड हम लिख सकते हैं एनवाय, हरास, वेक्स, वर्ड चाहे जो भी रखे, इससे मतलब नहीं है। अब इसके बाद हम ये समझना है कि इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 रूप में होना चाहिए। हम यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखते हैं, चलिए वेक्स लिखते हैं, वेक्स मतलब तंग करना, हरास मतलब तंग करना। तो कई तरह के वर्ड हैं, जो भी वर्ड आएंगे यहाँ पर वो V4 रूप लेकर आएंगे। तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट रहा, ही कांट हेल्प वेक्सिंग मी, ठीक है ना। हमको कहना है कि एक आदमी है, सिगरेट पिए बगैर तो रह ही नहीं सकता है, मर जाएगा लेकिन वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है। हमको ऐसा बनाना है, कैसे लिखेंगे, ही कांट हेल्प, ही कांट हेल्प। चलिए अब क्या होना चाहिए, टू स्मोक होना चाहिए या स्मोकिंग होना चाहिए, विच इज बेटर, कौन इसमें से अच्छा है। तो हम लोग ऑलरेडी अभी देख रहे हैं कि कांट हेल्प के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V4 होगा, यानी कि हमारा ये क्या है, रॉन्ग है। तो ही कांट हेल्प स्मोकिंग सिगरेट, ही कांट हेल्प स्मोकिंग सिगरेट, वो सिगरेट पिए बगैर रह नहीं सकता है। चलिए ये तो कांट हेल्प का मतलब हो गया। एक हम इसमें यूज देखते हैं फील लाइक, कुछ कुछ पर्टिकुलर वर्ड के यूज को देखा जाए। फील लाइक का अर्थ क्या होता है, जी करना, मन करना, कुछ करने का, ठीक है ना। आपको कुछ करने का जी करता है, मन करता है, तो वो चीज बनेगा फील लाइक प्लस V4 से। जैसे आप इस वाक्य को देखें, चलिए इस वाक्य को देखिए, मुझे एक कप चाय पीने का मन करता है। हम इसे कैसे डील करेंगे, चलिए तो आई, मन करना, ये जी करने का के लिए क्या वर्ब है, फील लाइक, आई फील लाइक चाय पीना, हैव टी होगा। तो अब क्या हम लिखेंगे, देखिए अब फील लाइक के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में होगा, ING रूप में होगा। कैसे लिखेंगे, आई फील लाइक हैविंग ए कप ऑफ टी, हैविंग ए कप ऑफ टी। तो हमारा ये फील लाइक का यूज रहा। चलिए हम कुछ और यूजेस को देखते हैं। चलिए माइंड का यूज देखते हैं, माइंड का प्रयोग कैसे होता है।
सेंटेंस में माइंड का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, माइंड का खास तौर पर यूज इस रूप में होता है, वुड यू माइंड। वो इसका रूप ये होता है, वुड यू माइंड। ज्यादातर इसी रूप में माइंड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो भी फॉर में होगा। चलिए, ये देखिए इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें कहना है कि जो काम कहा जा रहा है आप उसे करें और उसे करने का बुरा मत माने, ठीक है ना। जो आपको काम कहा गया है आप उसे करें, और ऐसा क्यों कहा गया है आप इसका बुरा ना माने। मतलब माइंड का प्रयोग हम ऐसे करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कर रहा है, चलिए एक वाक्य है, कोई व्यक्ति करे, खिड़की खोलिए ना, थोड़ा सा जगह दीजिए ना, बाहर चप्पल जूता खोल के आइए ना, यहाँ सिगरेट पीना बंद कीजिए ना। ये सब रिक्वेस्ट मोड है, लेकिन इसमें एक भाव ये भी है कि ये जो बात कहा जा रहा है आप इसे बुरा मत माने और आप इस काम को करें, ठीक है ना। जैसे कि खिड़की खोलिए ना, ये तो रिक्वेस्ट है, लेकिन इसमें यह भी बात है कि आप इस बात को बुरा ना माने और प्लीज खिड़की खोल दें। चलिए खिड़की खोलिए ना, हम इसको कैसे बनाएंगे, अगर स्पोकन इंग्लिश में करना हुआ तो कैसे लिखेंगे, वुड यू माइंड। देखिए इसका बेहतरीन रूप से ऐसे बनता है, वुड यू माइंड। चलिए अब ओपनिंग, अब खोलने के लिए वर्ब हमें देखना है, तो माइंड के बाद क्या बताया गया कि माइंड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी फॉर में होगा, तो ओपनिंग द विंडो। चलिए ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, इसका मतलब है कि आप खिड़की खोलिए और इस बात का बुरा नहीं मानिए, ठीक है। तो माइंड का हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं। कुछ और भी वाक्य हैं, थोड़ा उनको भी देखा जाए, जिससे कि हमारा ये बात समझ में आ जाए कि ये वर्ब किस प्रकार से अपने बाद ये बिफोर लेते हैं। चलिए कुछ और वाक्यों को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए। हम लोगों ने गेंद कैच करने का अभ्यास किया। चलिए अभ्यास करने के लिए क्या हम लोगों ने अभी वर्ब देखा है, प्रैक्टिस। यानी कि अगर प्रैक्टिस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो प्रैक्टिस के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में होना चाहिए, भी फॉर्म में। हम लोगों ने गेंद कैच करने का अभ्यास किया, अभ्यास करने के लिए वर्ड है प्रैक्टिस। चलिए कैसे बनेगा, वी प्रैक्टिस्ड, पास्ट टेंस है तो प्रैक्टिस्ड हो जाएगा। चलिए गेंद कैच, कैच करने है ना, तो टू कैच कैचिंग, क्या होना चाहिए, तो कैचिंग होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यही कॉमन एरर इसी तरह से पूछा जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप तुरंत कैच के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप टू कैच कर लीजिएगा, जबकि रूल क्या कहता है कि प्रैक्टिस के बाद आने वाला वर्ब किस रूप में होना चाहिए, बिफोर रूप में। तो चलिए वी प्रैक्टिस कैचिंग द बॉल, हम लोगों ने गेंद कैच करने का अभ्यास किया। चलिए डॉक्टर ने उसे समय पर दवा लेने का सलाह दिया। चलिए इसको बनाना है, कैसे लिखेंगे, द डॉक्टर सजेस्टेड, बहुत अच्छा, सजेस्ट के साथ तो अक्सर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, सजेस्टेड हिम, ठीक है ना। अब इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, टेकिंग मेडिसिन, ठीक है ना, टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम। हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। चलिए उसने क्लास जाना बंद कर दिया। चलिए इसको हमको पोस्टपोन्ड से बनाना है। अगर उस चार्ट में पोस्टपोन नहीं है तो आप डाल दीजिएगा। पोस्टपोन का अर्थ होता है स्थगित करना, ठीक है ना, बंद कर देना। चलिए पोस्टपोन अगर आप किसी चीज को करते हैं तो आप स्थगित करते हैं, बंद कर देते हैं, उसे करना। चलिए हमें पोस्टपोन का इस्तेमाल करके बनाना है। उसने क्लास जाना बंद कर दिया है, ही हैज पोस्टपोन, ही हैज पोस्टपोन्ड अटेंडिंग क्लासेस। अब अटेंड का हमें इस्तेमाल करना है, तो पोस्टपोन के बाद आने वाला वर्ब क्या मैं बता रहा हूं
कि पोस्टपोन के बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो V4 में होगा। ही हैज पोस्टपोन, चलिए उसने क्लास जाना बंद कर दिया है। ही हैज पोस्टपोन अटेंडिंग द क्लास। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। तो उससे मिलने से बचो, अवॉइड मीटिंग हिम। चलिए इसको यहां हम डील कर रहे हैं, अवॉइड। अब अवॉइड के बाद वर्ब का V4 होगा ना। चलिए आप उससे मिलने से बचो, मिलने से दूर रहो। तो बच्चों हम ये क्या देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिसके बाद आने वाले जो दूसरे वर्ब होंगे वो V4 में होंगे। आगे की वीडियो में हम लोग कुछ वर्ब्स को लेके चलेंगे जो अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेंगे और अपने बाद जीरंड भी लेंगे, ठीक है ना, लेकिन उनके यूजेस अलग अलग होंगे। ये तो वर्ब्स के बारे में हम क्या देख रहे हैं, ये वर्ब वैसे वर्ब हैं जिसके बाद आने वाले दूसरे वर्ब, अगर वर्ब आया तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कहना है कि शराब से बचो तो अवॉइड वाइन, देखिए अगर कहना है कि शराब से बचो तो अवॉइड वाइन। चलिए यहाँ पर वर्ब आया ही नहीं तो मैंने वाइन लिख दिया, लेकिन अगर कहा जाए कि शराब पीने से बचो तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन। अब पीना वर्ब आ गया, ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे, अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीने से बचो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि इनके बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो वो V4 रूप में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।